अपने चुनाव का शंखनाद है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी आदिवासियों के हाथ है, इसलिए चुनावी शंखनाद भी आदिवासियों के गढ़ से किया गया। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर 5 जगह से वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्राएं निकालकर बीजेपी ने चुनावी शंखनाद किया। आदिवासी इलाके के 5 कोनों से यात्राएं शुरू हुई हैं, जिनका समापन 27 जून को शहडोल में होगा। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी एक बड़ी सभा को संबोधित करने के साथ ही आदिवासियों में घर कर रही सिकल सेल एनीमिया के निदान के लिए खास प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे। इसमें 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के वितरण का कार्यक्रम भी शामिल है। बीजेपी के इस अभियान में प्रदेश के दिग्गजों के साथ तमाम केंद्रीय नेता भी ताकत झोंक रहे हैं। 22 जून को बालाघाट में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, जो खराब मौसम की वजह से स्थगित हो गया। 22 जून केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बालाघाट आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते कार्यक्रम स्थगित। 24 जून को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इंदौर आएंगी। स्मृति ईरानी प्रबुद्ध जनों को मोदी सरकार के काम गिनाएंगी। 26 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल आएंगे। नड्डा बूथ लेवल वर्कर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। 27 जून को पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल आएंगे। पीएम मोदी इंदौर जबलपुर और भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी के बूथ लेवल वर्कर्स के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। शहडोल के बकरिया गांव में पीएम आदिवासी समुदाय के बीच पहुंचेंगे। बीजेपी शिवराज और मोदी दोनों सरकारों के काम गिनाकर वोट मांग रही है। यही वजह है कि बालाघाट में अमित शाह के लिए जुटाई गई भीड़ के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान का भाषण भी इसी पर फोकस रहा। इसी के साथ ही उन्होंने आदिवासियों को साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है और एक शक्तिशाली भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बताओ मध्य प्रदेश में सड़कें थी क्या? गड्ढों में सड़क की सड़क में गड्ढा की गड्ढम गड्ढा। गाड़ी अगर चलती थी तो गाड़ी खाए हिचकोले हड्डा पसरा सारे डोले। याद आ गए शंकर भोले। ये हालत मध्य प्रदेश की हो गई थी। कांग्रेस के जमाने में 18% ब्याज पे कर्जा मिलता था। याद है कि भूल गए? अरे याद है कि भूल गए? और आओ 0%। एक कमलनाथ जी बेगा भारिया बेगा बहनों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? इन्हें वो 1000 रुपया बंद कर दिए। बेटी की हम शादी करते थे, इन्हें का 51,000 देंगे। शादी हो गई, टोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई। साल भर बाद भांजे भांजी भी आ गए, कमलनाथ का पैसा नहीं आया। इन्हें बहनों का पैसा छीन लिया। ये 1000 रुपया तक सीमित नहीं है लाडली बहना, 1000 से बढ़ के धीरे धीरे हो गए। अरे जोर से बोलो। ये भारतीय जनता पार्टी। और हर हायर सेकेंडरी स्कूल में पहले स्थान पर जो बेटी आई उसको स्कूटी दी जाएगी, स्कूटी। बीजेपी शिवराज के काम, मोदी के काम और मोदी के नाम से फिर से सरकार बनाने की कोशिश करार दे रही है, तो कांग्रेस इसे बीजेपी की झटपटाहट करार दे रही है। कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश के लोगों ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। बीजेपी कुछ भी कर ले, उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मध्य प्रदेश की जनता पूरे 18 साल और ये कोविड के बाद जो 4 साल जो सरकार गिरा के इन्होंने बनाई, वो पूरा का पूरा काले साल हैं, जिसको मध्य प्रदेश की जनता याद करके इनको सत्ता से बाहर करेगी। मोदी जी का बार बार आना मध्य प्रदेश इस बात का घोतक है कि ये इश्यूज मध्य प्रदेश के भी वैसे ही हैं जैसे कर्नाटक में। 2023 का चुनावी रण मध्य प्रदेश में विकट है। हिमाचल और कर्नाटक जैसे राज्यों में सत्ता खो चुकी बीजेपी मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। तो कांग्रेस की कोशिश सत्ता में वापसी की है। इसमें कौन कामयाब होता है और कौन कौन से दांव चले जा सकते हैं, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24।
नमस्कार, आई इंडिया एजेंडा दिल्ली का दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले आई इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले भारतीय जनता पार्टी को क्यों करना पड़ा चुनावी शंखनाद? 2023 के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी की कितनी मदद कर पाएगा दिल्ली दरबार? मोदी शिवराज सरकार की योजनाओं के चुनावी अस्त्र का मुकाबला कैसे कर पाएगी कांग्रेस? 2023 में किसे सत्ता की चाबी सौंपेंगे मध्य प्रदेश के आदिवासी मतदाता? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी उसी क्रम में आगे बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जून के आखिरी सप्ताह में जमकर बरसेगी, ऐसा उनके कार्यक्रमों से परिलक्षित होता है। आज अमित शाह जी स्वयं आना चाहते थे। 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बालाघाट दौरा था, जो मौसम की खराबी के चलते स्थगित हुआ। बालाघाट से वीरांगना दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ करने वाले थे अमित शाह जी, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस कार्यक्रम को फिर अंजाम दिया। 24 जून को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इंदौर आ रही हैं। 26 जून को जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, भोपाल आ रहे हैं और 27 जून को पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं। कुल मिलाकर केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश पर केंद्रित हो गया है। इसको लेकर कांग्रेस का कहना यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन बची नहीं है, ज़मीन दरकने लगी है, इसलिए अब उसको साधने, उसको बचाने केंद्रीय नेतृत्व हाथापाई कर रहा है, मशक्कत कर रहा है, लेकिन कुछ हाथ आने वाला नहीं। हालांकि स्वयं मध्य प्रदेश के महाकौशल से कांग्रेस की केंद्रीय नेता, कांग्रेस की बड़ी नेत्री प्रियंका गांधी जी स्वयं मां नर्मदा का पूजन कर महाकाल में पूजन आरती कर खुद मध्य प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां हैं, उसमें केंद्रीय नेतृत्व इस बार के चुनाव में खासा हस्तक्षेप करेगा या खासी भूमिका निभाएगा, तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं योगेश यादव जी, हैं प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के। ब्रजगोपाल लोहिया जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, लोहिया जी, कांग्रेस कह रही है कि चूंकि मध्य प्रदेश में कुछ हुआ नहीं है तो अब केंद्रीय नेतृत्व के सहारे, केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर बैतरणी पार लगाने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए नवीन जी, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ है, जो हमने किया है पिछले 20 वर्षों में भी और इन 3.5 वर्षों में भी, उसे ही बताने के लिए तो केंद्रीय नेतृत्व यहाँ आ रहा है। केंद्र की सरकार ने 9 वर्ष में क्या किया है और मध्य प्रदेश की सरकार ने 19 वर्षों में क्या किया, वही बताने के लिए केंद्रीय नेतृत्व भी आ रहा है, प्रदेश के नेता भी जा रहे हैं और हमारा कार्यकर्ता भी जा रहा है। 20 जून से लेकर 30 जून तक ये अभियान चल रहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को हम पूरी जनता के बीच लेकर जा रहे हैं कि 9 वर्षों में हमने क्या किया है, और उसमें हम समर्थन मांगने भी जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो जो किया है उसको लेकर जा रहे हैं। और एक बात और बिल्कुल स्थायी सत्य है कि जो लोग कुछ करते हैं वही जनता के बीच जा सकते हैं अपना काम बताने के लिए। जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, ना तो 55 सालों कुछ किया, ना 10 वर्ष दिग्विजय सिंह के कुछ किया, ना 15 महीने कमलनाथ के कुछ किया, उनके पास बताने कुछ नहीं है, इसलिए जनता के बीच में नहीं जा सकते। तो जो करता है वही जनता के बीच जाता है। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास लीडर्स गैलेक्सी है कि हमारे पास इतने नेता हैं कि वो जनता के बीच जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को छोटा कर लिया है, एक डबरे की तरह कर लिया है कि इनके पास गांधी परिवार है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी, अब आपके पास नेता नहीं है, आप लेकर किसको जाएंगे? तो ये जो कांग्रेस की समस्या है वो ये समझते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी को भी इसी तरह काम करना चाहिए। ना आपके पास कोई नेता है, ना आपके पास कोई नीति है, ना कोई नियत है। और केवल यही नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व के सारे लोग आएंगे। और लगभग चुनाव के पहले पहले तक मैंने एक बार और आपसे आग्रह किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 32 दौरे मध्य प्रदेश में प्रस्तावित हैं। ये 32 दौरे तो तब होंगे जब चुनाव शुरू नहीं होगा, उसके पहले। आचार संहिता के बाद तो सारी भारतीय जनता पार्टी प्रचार करेगी, हमारे पास नेता है, सक्षम नेता है जिनको जनता पसंद करती है, इसलिए वो आएंगे। हमने काम किया है वो बताने आएंगे, हमने लाडली को लक्ष्मी बनाया है ये बताने आएंगे, हमने किस तरह बहना को भी लाडली बनाया वो बताने आएंगे। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। योगेश यादव जी हैं। वैसे तो योगेश जी, आपके ऊपर आरोप हमेशा लगता है कि कांग्रेस का संगठन जो है कमजोर है, लेकिन मुझे आपका सिग्नल भी कमजोर समझ में आ रहा है स्क्रीन पर, क्योंकि अब ज़्यादातर चर्चाएं ऑनलाइन और लाइव होती हैं, तो एक बेहतर सिग्नल के मोबाइल की और एक अलग से सिम की व्यवस्था रखना चाहिए प्रवक्ताओं को। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी है। और यदि आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है नवीन जी, तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इन फ्यूचर इस बात का ध्यान रखूंगा। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये कह रहे हैं हमारे पास नेता हैं, हमारे पास गैलेक्सी है नेताओं की। जी जी, इनके पास जो है गैलेक्सी नहीं, हो है। गया ना, अच्छी बात है ना, प्रयोग कर ले। 25 आ जाए या 2500 आ जाए, कर्नाटका वाला प्रयोग करेंगे। 2500 पहुंचे थे कर्नाटका में राष्ट्रीय स्तर से नेता। खैर ये इतर बात है, पहले मैं अपनी मूल बात कर लूं जी। कि भारतीय जनता पार्टी जो इवेंट की राजनीति करती है, उन्होंने अपना महाअभियान शुरू कर दिया है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कपड़े फट गए, चिथड़े उड़ गए। अब मखमल का पैबंद लगाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कितने भी मखमल के पैबंद लगाएं, क्या जनता भूल पाएगी कोरोना के भ्रष्टाचार को? क्या रेडमी से जो इंजेक्शन था, उच्चारण नहीं कर पा रहा, उसके भ्रष्टाचार को, उसके ब्लैक मार्केटिंग को नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए थे, हजारों की, क्या झूठे वादों को भूल पाएगी जनता? जनता ने सब याद करके रखा है कि किस तरीके से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने 56,000 वादे किए, जिसमें से 23,000 वादे अव्यवहारिक है, जो कभी पूरे नहीं हो सकते। कई वादे तो वो सही में भूल जाते हैं कि मैंने पहले भी ये बात दोहरा दी थी। क्या किसानों के ऋण माफ की घोषणा को जनता भूल जाएगी? किस किसानों का ऋण माफ नहीं किया गया, जो कमलनाथ जी सरकार ने 10 दिन में नहीं, मात्र 10 मिनट में पहला सिग्नेचर किया था और 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था? क्या बिजली के बिल के गुंडागिर्दी जो आज तक चल रही है, जो अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, जो जनता भूल जाएगी? करते रहिए आप इवेंट, करते रहिए आप अपना प्रचार, करते रहिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग। क्या डंपर के भ्रष्टाचार, क्या व्यापम के भ्रष्टाचार को जनता भूल सकेगी? ये महत्तम उपलब्धियां मैं गिना रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के। पौधारोपण में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो 1 करोड़ पौधों को एक दिन में बोया गया था, उनका क्या हश्र हुआ, इसका भी थोड़ा सा आकलन कर ले भारतीय जनता पार्टी। एक समीक्षात्मक इस बारे में बैठक कर ले। क्या बुरहानपुर के कटते हुए जंगल, इधर मामा कहते हैं कि मैंने 2 पौधों को बचाया, मैंने 1 पेड़ को बचाया, मैंने आज 1 पौधा लगाया। अरे बुरहानपुर और निमाड़ के जंगल में जाकर देखिए, जंगल साफ हो रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की अति सीमा है और पराकाष्ठा है। आदिवासियों की बात कर रहे हैं आप, आदिवासियों को, माता बहनों, चाहे नेमावर का कांड हो, अलीराजपुर का कांड हो, झापा का कांड हो, आदिवासी, उन पर हुए अत्याचार और मां बहनों पर हुए अत्याचार को भूल नहीं पाएंगे। आप जनता आपसे जवाब लेने के लिए तैयार है। कितना भी पैबंद लगाइए, 25 नहीं 500 बैठक कीजिए मध्य प्रदेश में। किया है आपने कर्नाटका में, आपने केंद्रीय मंत्री झोंक दिए, प्रधानमंत्री स्वयं आ गए, प्रधानमंत्री गली गली और विधानसभा में घूमे, क्या आश्चर्य निकला? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये भावनाओं का अतिरेक नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है हम लोग, लेकिन 150 से ज्यादा कांग्रेस की सीट आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, अब यदि कोई इवेंट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो पश्चाताप का करे, क्षमा का करे कि हमने इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया। 18-19 साल में हमने मध्य प्रदेश को चौपट कर दिया और मध्य प्रदेश को डायलिसिस पर पहुंचा दिया। हम मध्य प्रदेश को बेचकर, घी पी कर, हमने ऋण लेकर मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया। हम इसके दोषी हैं, क्षमा मांगे जनता से। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देवदत्त जी, इस बार केंद्रीय नेतृत्व का खासा दखल रहने वाला है। अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका जी कमान संभाल सकती हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव की, और
भारतीय जनता पार्टी में तो केंद्रीय नेतृत्व बहुत ज़्यादा सक्रियता निभाएगा। हालांकि कांग्रेस कर्नाटका मॉडल की बात कह रही है कर्नाटका मॉडल देख लीजिए। कर्नाटका में भी तो ये सब गए थे, लेकिन जनता ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो बहरहाल जनता का चयन जो भी हो, लेकिन इस बार जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में स्थानीय मध्य प्रदेश के नेतृत्व के भरोसे ही चुनाव लड़ा जाता था, इस बार मध्य प्रदेश के नेतृत्व को फ्री हैंड तो रहने वाला नहीं है, ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, इसके पीछे 2018 का परिणाम है कि जब भाजपा ने 200 पार का नारा दिया था और वो 109 पर आ गई थी। इसलिए अब किसी प्रकार की रिस्क पार्टी नहीं लेना चाहती और उसका राष्ट्रीय नेतृत्व पूरा कैंपेन अपने हाथ में लेकर, प्रत्याशी चयन से लेकर, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और अगला एक सप्ताह है, जून लास्ट का पूरा सप्ताह है, केंद्रीय नेताओं के ताबड़तोड़ दौरों से होगा। आप देखिए कि कर्नाटक की जो बात होती, कर्नाटक में जो सर्वे आ रहे थे वो भाजपा की स्थिति बहुत खराब थी, 40 सीट के आसपास आ रही थी। तो केंद्रीय नेतृत्व ने जो एक तो बजरंगबली वाला मुद्दा मिल गया, वो जो ताबड़तोड़ दौरे किए तो वो 65 और 66 पर पहुंच गए। तो जिस तरह की परिस्थितियां बनती है वैसा पार्टी निर्णय लेती है। तो मध्य प्रदेश में 2018 के सबक के कारण और बाद में भी जैसे नगरीय निकाय के चुनाव हुए, अभी हुए, तो इन सब में भी उनको जो टेस्ट लग रहा है वो कांटे के मुकाबले का है। एक तरफा अनुकूलता कहीं दिखाई नहीं दे रही। इस कारण प्रादेशिक नेतृत्व तो जुटा ही हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व तो पूरा अपना मार्गदर्शन करेगा, जहां जो जरूरत पड़ेगी वो करेगा। और केवल भाजपा में नहीं, कांग्रेस में तो आप देखो कर्नाटक की जो टीम थी, जो प्रशांत किशोर के साथी थे, वो भी आ गए हैं, और रेड्डी, इनको भी जिम्मा सौंपा गया है। तो मैं बताता हूँ कि ये जो चुनाव होगा मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व कई मायनों में होगा। एक तरफ तो बड़ा कड़ा मुकाबला होगा, मैनेजमेंट का होगा, माहौल बनाने के लिए होगा, और नवीन जी बहुत बेहतर प्रत्याशी आपको देखने के मिलेंगे, क्योंकि दोनों दलों का जोर सर्वे के आधार पर प्रत्याशी देने का है। जहां पार्टी कमजोर है वहां प्रत्याशी की दम पर जीतने का इरादा है। इसलिए ये महामुकाबला जो होगा महारथियों के साये में होगा, और बड़ा अभी तक के मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद ही इतना कड़ा मुकाबला हुआ हो, क्योंकि दोनों ही दल डू एंड डाई की स्थिति में है। और इसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव है, यदि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से हवा बिगड़ रही है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में यदि 2 राज्यों में भी ले आते हैं तो हवा को थामने की कोशिश होगी। और कांग्रेस के लिए तो यही राज्य है जहां भाजपा से उसका सीधा मुकाबला है। अन्य राज्यों में तो स्थानीय दल भी जोर लगाते, कांग्रेस कहीं तीसरे पे जाती, कहीं और भी स्थिति खराब होती, लेकिन ये 3 राज्य जो कांग्रेस के लिए अधिकतम संभावने वाले हैं। इस कारण लोकसभा के पहले जो सेमीफाइनल के रूप में इन राज्यों के चुनाव होंगे उसमें कोई भी दल कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसको हम और आप अभी देखेंगे। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। ब्रजगोपाल जी, इस बार आपको मतलब स्थानीय नेतृत्व को उतना फ्रीडम नहीं मिलने वाला है। जब 32 अभी करेंगे चुनाव के पहले, और उसके पहले तो फिर कितने दौरे करेंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री के दौरे होते हैं या केंद्रीय नेतृत्व के, वरिष्ठ केंद्रीय नेतृत्व के दौरे होते हैं, खासकर जब वो सरकार में होते हैं, तो उनके अपने खर्चे होते हैं। और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आए तो चुनाव आदर्श आचार संहिता के बाद तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में अगर आएंगे और 32 बार आएंगे, तो अब आप सोचो कि कितना आम जनता की जेब पर बोझा पड़ेगा। देखिए नवीन जी, 2-3 बातें मैं आपको अलग अलग करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री प्रचार में आएंगे, वो खर्च भारतीय जनता पार्टी का है, वो खर्च मध्य प्रदेश की सरकार का नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी 27 जून को आ रहे हैं, और 27 जून को आकर भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन पर वह जबलपुर इंदौर की ट्रेन की सौगात देंगे। ये शासकीय कार्यक्रम है, परंतु वो पूरे भारतवर्ष के 2500 कार्यकर्ताओं से जो संवाद करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, उसका खर्चा सरकार वहन नहीं करेगी। देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं। अभी मैं सुन रहा था योगेश जी को बड़े गौर से, कर्नाटका की बहुत चर्चा कर रहे थे। एक जीत आपके उत्साह को अतिरेक में नहीं ले जाना चाहिए, और एक हार से आपको डरना भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दोनों काम नहीं करती। अभी गुजरात में आपको मुश्किल से जमानत बचा कर आए हैं, आप उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में जहां लगातार आपकी सरकार हुआ करती थी वह शून्य की लगभग निकटता में आए हैं। कई राज्यों में आप शून्य है, दिल्ली में शून्य, परंतु इससे भारतीय जनता पार्टी उत्साह के अतिरेक में नहीं जाती है। और अगर हम कर्नाटक हार गए हैं तो कोई हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत गर्त में चले गए, हमें दोनों की कोई परवाह नहीं है। हमें तो इसकी परवाह है कि हम लड़े कैसे थे, हम वहां ईमानदारी से लड़े थे, जो कहा वो किया, उसके आधार पर लड़े थे, हम ये कहकर नहीं लड़े। आप याद करिएगा कर्नाटक में आपने घोषणा पत्र में छापा हुआ है कि अगर सरकार में कांग्रेस पार्टी आएगी तो बजरंग दल पर बैन करेंगे, ये घोषणा पत्र में छपा हुआ है, ये लिखित है। आप में साहस है तो करके दिखाइए, ये झूठ बोल कर आना। अभी कह रहे थे योगेश जी, मैं बड़े गौर से सुन रहा था कि आप मध्य प्रदेश में ये कहकर आए थे कि कर्जे हम माफ करेंगे, और अभी कह रहे थे हमने 10 मिनट में कर्जे माफ कर दिए। फिर 16 महीने बाद भी सरकार में रहने के बाद आज किसान कर्ज में क्यों है, यदि आपने 10 मिनट में कर्जे माफ कर दिए थे? क्या मध्य प्रदेश में एक बेरोजगार युवा का नाम बता सकते हैं जिसे 4000 रुपए आपने खाते में दिए हो? क्या मध्य प्रदेश का एक स्व सहायता समूह बता सकते हैं जिसका 1 लाख का प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। योगेश जी। रविंद्र जी, एक लाइन में जवाब है। 27 लाख का हमने कर्जा माफ किया था किसानों का, जो हमारा सेकंड फेज शुरू हो रहा था। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने आकर किसानों का जो कर्ज माफी का जो हमारा प्रोग्राम था उसको रोक दिया, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से दोषी है कि किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए मध्य प्रदेश में। अब मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में इस तरीके का हश्र हारने की संभावना क्यों बनती। तो पहली बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खाटी कार्यकर्ता हुआ करते थे, जो जनसंघ के कार्यकर्ता हुआ करते थे, उनकी साथ जो उपेक्षा हुई है, और जिस तरीके से महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी के कार्यकर्ता हावी हुए हैं और मारपीट की संभावनाएं बढ़ गई हैं, और खाटी और ईमानदार कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करके घर बैठा दिया गया, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये ग्राफ गिरता जा रहा है। और अब तो मुझे लग रहा है कि अभी 80-85 का सर्वे आया था, 50-60 पर आने वाले ये लोग। तो उसका मूल कारण ये है कि इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं की, सत्ता का उन्माद छा गया इन लोगों को, और जो आयातित थे, जिनको इन्होंने खरीदा था कांग्रेस से, जिनको इनको खरीद कर कांग्रेस से तोड़कर ले गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी पर इतना ज्यादा हावी हो चुके हैं। ना तो वो शिवराज सिंह जी की परवाह करते हैं, ना वो प्रशासनिक तौर पर किसी बात की परवाह करते हैं, और वो हश्र होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का कि जिसकी आपको कल्पना नहीं कर सकते। आप वेदना यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी पुराने कार्यकर्ता के पास जाएंगे तो उसकी वेदना आप उसके अंतर्मन से सुनेंगे तो आपको इतना दुख होगा। अब मुझे मालूम नहीं कि लोया जी पुराने हैं या नए हैं, यदि पुराने होते तो कहीं ना कहीं से अंदर से व्यथित भी होते, दुखी भी होते। अभी भारतीय जनता पार्टी के इंदौर के इन्हीं की अनुवांशिक संगठन बजरंग दल ने सट्टा और व्यभिचार और शराब के खिलाफ कोई प्रदर्शन किया, इतनी जमकर कुटाई हुई उनकी, इतना घायल किया गया, मारा पीटा गया, तो इन लोगों का जो सत्ता का उन्माद आ गया है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना दुखी है, इसी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी का पतन होता जा रहा। कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हम फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रतिक्रिया कि हम मैं पुनः एक बात दोहरा रहा हूँ कि हम आज भी और कॉन्फिडेंस में नहीं है, हम आत्मविलोचन कर रहे हैं, हम सड़क पर हैं, हम जनता के बीच में, हम बूथ पर हैं। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देवदत्त जी, दोनों दल जो है आमने सामने हैं, लेकिन इस बार का जो रण है वो काफी रोमांचक रहने वाला है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की सफलता पर भी मोहर लगेगी। कर्नाटक की असफलता अगर यहाँ दोहराई जाती है तो जो मोदी मैजिक है और अमित शाह का जो मैनेजमेंट है उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। और अगर यहाँ कांग्रेस जीतती है कहीं तो प्रियंका गांधी जी को सफलता मिलेगी, क्योंकि राहुल जी लगातार बहुत लंबे समय तक राजनीति में उनको चुनावी हारों का सामना करना पड़ा, तो प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में एक बार असफल हो चुकी हैं। अगर मध्य प्रदेश में उन्हें कमान मिलती है तो कुल मिला के केंद्रीय नेतृत्व की भी ये अग्नि परीक्षा है, भले ही चुनाव विधानसभा के हों। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूँ। बिल्कुल, प्रदेश के मैदान में ये राष्ट्रीय नेतृत्व का भी सेमीफाइनल है और राष्ट्रीय दलों का भी सेमीफाइनल है, क्योंकि इसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव की कुछ ही दिनों में 4 महीने बाद शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों दल इसमें अपनी पूरी ताकत, अपने नुस्खे आजमा लेना चाहते हैं। यदि हम सब कुछ करके क्या हासिल कर लेंगे। मध्य प्रदेश में पिछली बार भले ही सरकार में से भाजपा चली गई थी, लेकिन उसने 28 सीटें जीत ली थी, यहाँ तक कि सिंधिया को भी लोकसभा का चुनाव हरा दिया था। और इस बार भाजपा के निशाने पे छिंदवाड़ा भी है, जहाँ अमित शाह को प्रभारी बनाया गया है। तो और कांग्रेस जो है वो अपनी जो
रणनीति इस बार स्थानीय करके लड़ रही है। और जिस तरह वो 15 वर्षों के बाद 18 में सरकार में आई थी, तो अब तो वो 4.5 साल से यहाँ सक्रिय है लगातार। तो उसकी पूरी उम्मीद है कि इस बार हम मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे और लोकसभा की हम अच्छी खासी सीटें जीतेंगे। राहुल गांधी की आदिवासी क्षेत्रों में भारत जोड़ो यात्रा, प्रियंका गांधी के महाकौशल से शंखनाद, ये दोनों दलों का बता रहा है कि वो कितने बेताब है मध्य प्रदेश में अच्छे परिणाम लाने के लिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश की धरती पर दोनों राजनीतिक दलों के केंद्रीय नेतृत्व का बार बार आना यह प्रदर्शित कर रहा है कि इस बार चुनाव भले ही विधानसभा के हों, लेकिन अग्नि परीक्षा केंद्रीय नेतृत्व की है। अग्नि परीक्षा केंद्रीय नेतृत्व की इसलिए भी है कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद मोदी, मैजिक और अमित शाह के मैनेजमेंट पर प्रश्न चिन्ह है। उधर उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने के बाद एक बुरी पराजय का सामना कांग्रेस को करना पड़ा प्रियंका जी के नेतृत्व में। तो क्या मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी जी को कमान मिलेगी, और मिलेगी तो मध्य प्रदेश प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में क्या कीर्तिमान रचेगा? तो ये वो सवाल हैं जो अब मध्य प्रदेश की धरती पर यक्ष खड़े हुए हैं और तब तक अनुत्तरित रहेंगे जब तक कि जनता अपना मतदान नहीं कर देती। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।